हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ ताकि आप हमारे साथ बैठ करके नोट्स तैयार कर सको, है ना भाई। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10 के गणित के मेरा संकल्प 2027 के इस नए बैच में। ठीक है ना भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये जो नया बैच है, इस बैच की खास बात क्या है कि भाई आपको वो अचीवमेंट दिलाएगा जो आपने कल्पना किया है, जो आपने सोचा है ना भाई। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके जानते हो कि ये आपका भैया आपको गणित में इतना ज्यादा तैयार कर देगा, इतना ज्यादा कि आपको भाई गणित से जो डर था वो ही खत्म हो जाएगा, है ना भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को भाई। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इसके पहले का जितना भी मैंने बेसिक क्लास आपको पढ़ाया था, जैसे पूरी संख्याओं का निचोड़ मैंने आपको इतना अच्छे से समझा दिया भाई कि अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो आप भी सोचोगे कि सर इतना, सर नहीं भैया, इतना मजेदार क्लास है यार, इतना आसान, इतना सरल तरीके से, इतने कॉन्सेप्ट वाले चीज आज तक हमने सीखा नहीं था जो आपने बताया है भाई, है ना भाई। तो कोई वो नहीं है भाई, आप लोग अगर नहीं देखे हो तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से पहले उन सभी क्लासों को अच्छे से देख लीजिए भाई। उन बिना क्लासों के देखे हुए इस वीडियो को देखोगे ना, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा यार। इस नाते ना उन सभी को आप अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो, फिर इस क्लास को देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा, है ना भाई। चलिए ठीक है भाई, तो आई होप हम उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग उन सभी क्लासों को देखे होंगे, है ना भाई। नहीं देखोगे तो सबसे पहले उस चीज को देख लो भाई, बिल्कुल मैं बार बार यही कहूंगा, है ना। चलिए ठीक है भाई, चैप्टर का जैसा कि नाम आप जानते हो वास्तविक संख्या भाई, वास्तविक संख्या। आज का क्या भाई, आज भी बेसिक ही रहेगा लेकिन चैप्टर का समझ में नहीं आया, वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है भाई। जिसे हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं, रियल नंबर्स, है ना भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। बिल्कुल। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे चीज कैसे मैं पढ़ाऊंगा, कैसे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम जिस चैप्टर को शुरू करेंगे उस चैप्टर के बारे में ना आपको पूरा एक एक डिटेल बता देंगे ताकि आपको एकदम भी अच्छे समझ में आ जाए ना भाई कि हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर के किस प्रकार के सवाल होंगे और उन सभी सवालों को हम लोग कैसे, किस तरीके से, ठीक है, हल करेंगे। अगर ये सारी चीज आपको पहले से पता चल जाए तो मजा आ जाएगा ना भाई। बिल्कुल वही करने वाला हूं मैं, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, हम जिस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर को, ठीक है ना, इस चैप्टर में कुल 2 प्रश्नावलियां हैं। कितने प्रश्नावली हैं भाई? 2 प्रश्नावली हैं भाई। कितने? मैंने कहा शायद 2 प्रश्नावली हैं। प्रश्नावली 1.1 और दूसरा है प्रश्नावली, ठीक है भाई, 1.2। तो 2 प्रश्नावलियां आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये सारी चीज तो मैंने आपको बता दिया है ना भाई। इसके पिछले वाले क्लास में संख्याओं के बारे में ही मैंने बताया एकदम अच्छे से, इसने तो तुम्हें पूरा बार बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है, किसे कहोगे, ये सारी चीज मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आज बस हम लोग चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना भाई। तो हम आपने यहाँ क्या समझा कि इस चैप्टर में कुल 2 प्रश्नावलियां हैं, ये और ये, ठीक है ना भाई। चलिए ठीक है, सबसे पहले हमारी जो प्रश्नावली आएगी वह 1.1 है ना, बिल्कुल। बात करेंगे कि इस प्रश्नावली 1.1 में हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार के सवाल आएंगे और उन सभी सवालों को हम कैसे हल करेंगे। समझ में आया भाई? ध्यान से सुनो एक एक चीजों को, है ना भाई। देखो भाई, प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहले आप गुणनखंड के बारे में सीखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड, फिर गुणनफल रूप है, ठीक है भाई, गुणनफल रूप हो गया। फिर उसके बाद हो गया आपका HCF है, HCF बोले तो मेजर, है ना भाई, बिल्कुल। फिर उसके बाद LCM मतलब लेसर, समझ में आया या नहीं? हाँ। फिर उसके
उसके बाद सत्यता की जांच है, सत्यता की जांच है। फिर संख्या शून्य पे समाप्त होगा या नहीं, संख्या शून्य पर समाप्त होगा या नहीं। बस इतने ही प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस प्रश्नावली में। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल जी। चलिए एक एक चीजों की बात करते हैं, है ना। प्रश्नावली 1.2 में किस प्रकार के सवाल आएंगे और उन सभी सवालों को हम लोग कैसे हल करेंगे, ये हम लोग तब बात करेंगे जब उसको शुरू करेंगे। फिर आप हम लोग जिसको शुरू कर रहे हैं ना भाई, उसके बारे में तो अच्छे तरीके से जान लेना। हाँ बिल्कुल। गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले हम इसका ही बात करेंगे। फिर गुणनफल का बाद हम लोग क्या सीखेंगे, गुणनफल रूप है। फिर मैसे लैसे क्यों पढ़ने पड़ा, लैसे मैसे की क्यों जरूरत पड़ा पढ़ने के लिए, ये आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सिखाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल, है ना भाई। हाँ तो ये समझाऊंगा। फिर सत्यता की जांच क्या है, संख्या शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा, ये सारे क्या बवाल है भाई, कोई बवाल नहीं है यार, तब मैं आपको समझाऊंगा ना, बस आप ध्यान से देखते रहो, है ना भाई। बिल्कुल। सबसे पहले मैं गुणनखंड की बात करूं। हालांकि गुणनखंड आप लोग कक्षा 9 में सीखे होंगे, जाने होंगे, फिर भी मैं आपको इस ऐसे ही बताऊंगा कि आप नहीं जानते हो। एक पल के लिए जानते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यही समझूंगा कि नहीं जानते हो, मैं आपको बता रहा हूं, है ना भाई। चलिए ठीक है। कमजोर से कमजोर लड़का अपने आप को कितना कमजोर समझता हो ना भाई, बस एक क्लास को देखिए, रेगुलर क्लास देखिए, एक एक क्लासों को मिस ना करे, स्किप ना करे, उसके बाद देखिए ना वो लड़का कुछ दिनों में वो अपने आप को महसूस ही नहीं करेगा कमजोर है। ठीक है। कम गुणनखंड क्या होता है भाई, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हम किसी संख्या का ये जानना चाहते हैं कि इस संख्या को कितने अभाज्य संख्याएं काट सकते हैं कितनी बार में। जैसे मैं कहूं कि 12 का गुणनखंड करो, क्या करो, 12 का गुणनखंड करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जानना चाहते हैं कि इस 12 को कितनी अभाज्य संख्याएं काट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन अभाज्य संख्याएं इस 12 को काट सकते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। गुणनखंड का मतलब ही बस यही होता है। ठीक है ना भाई। गुणनखंड मतलब इसको छोटे छोटे संख्याओं में बांटना होता है, लेकिन किन छोटे छोटे संख्याओं में बांटना होता है, अभाज्य संख्याओं में भाई। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं ये जानना चाहूँ, जैसे मैं 12 का गुणनखंड करूँ तो सबसे पहले मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 2 से। ठीक है ना। अच्छा जी, गुणनखंड किन संख्याओं के द्वारा होता है, केवल व केवल अभाज्य संख्याओं के द्वारा ही होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है ये मैं पहले ही बता दिया हूं कि अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, है ना भाई। बिल्कुल। एक मिनट हाँ चलिए ठीक है। तो भाई अभाज्य संख्या से कटेगा, किसी भी संख्या का गुणनखंड करने जाओगे तो किससे काटोगे, सबसे पहले अभाज्य संख्या से। पहले 2 से ट्राई करोगे, 2 से कटा तो ठीक है, नहीं तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, 11 से नहीं तो 13 से, 13 से नहीं तो 17 से, 17 से नहीं तो 19 से, 19 से नहीं तो 23 से। इस तरीके से संख्याओं को क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होगा, आपने क्या जाना, क्या आपने सुना कि भाई गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हम किसी भी संख्या का हम ये जानना चाहते हैं कि इस संख्या को कितने अभाज्य संख्याएं काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 6 का जब हमने गुणनखंड किया 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, समझ गया। तो इससे क्या पता ये चला कि भाई 6 को इतने अभाज्य संख्याएं काट सकते हैं। 2 बार में काटेगा, 3 एक बार में काटेगा भाई। तो ये पता चला, समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल। अब इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 2 गुणे 2 है तो 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, गुणे 3, है ना भाई। जो जितनी बार गुणा होता है उसे हम पावर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर पावर के रूप में लिख सकते हैं तो भाई ऐसे इस तरीके से भी लिखेंगे, या तो इस तरीके से लिखो या तो इस तरीके से लिखो। लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है, जो आसान तरीका है वो ये है, आप हमेशा किसी भी संख्या का गुणनखंड करेंगे तो ऐसे इस रूप में ही लिखेंगे।
ठीक है भाई। ये जो आपने ये रूप लिखा है ना, ये रूप है, इस रूप को ही बोलते हैं गुणनफल रूप है, ठीक है ना भाई। जब हम अभाज्य संख्याओं को गुणे के रूप में लिखते हैं, जब हम अभाज्य संख्याओं को गुणे के रूप में लिखते हैं, गुणे के रूप में है कि नहीं है, है। जब हम गुणे के रूप में लिखते हैं तो इस रूप को ही हम क्या कहते हैं, गुणनफल रूप कहते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि जब अभाज्य संख्याओं को गुणे के रूप में लिखते हैं तो उस रूप को गुणनफल रूप कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। बिल्कुल भाई। तो ये चीज हो गया, तो ये हो गया 12 हो गया। मान लीजिए हम 156 का गुणनखंड करना चाहते हैं तो 2 से कटेगा ना भाई, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 13 से काटेंगे, 13 3 39, फिर 13 से हमने काट दिया। इस तरीके से ही क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जब हमने 156 का गुणनखंड किया, देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने इस संख्या का क्या किया, गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद उन सभी अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में, गुणे के रूप में लिख दिया, तो ये क्या कहलाया, गुणे के रूप में कहलाया, नंबर गुणनफल रूप कहलाया। देखो भाई सवाल इस टाइप से आएगा, इस टाइप से, जैसे मैं इस टाइप से दिया ना, ऐसे सवाल देगा, एक संख्या आपको देगा, कहेगा इस संख्या का गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखो, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है। समझ में आया कि नहीं आया। इस नाते जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इस बेसिक क्लास को हमेशा एकदम अच्छे समझा कीजिए। नहीं समझ में आया कमेंट में पूछिए, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, तब तक समझाऊंगा जब तक आपको अच्छे समझ में ना आ जाए, ठीक है ना भाई। तो ये होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब, फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि हर एक संख्या जानना चाहता है कि भाई हमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या काट सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, वही होता है गुणनखंड। ये बातें क्लियर हुआ। गुणनखंड करने के बाद जिन जिन संख्याओं से आपने काटा है, या जिन जिन अभाज्य संख्याओं से आपने किसी संख्या को काटा है, उन सभी संख्याओं को गुणे के रूप में ऐसे लिख देना ही गुणनफल रूप कहलाता है। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो गुणनखंड गुणनफल रूप ये दोनों समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे मैसर की, फिर बात करेंगे लेसर की। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या ले लेना भाई, भूल गए तो सामने बता दिए भाई। तो ये चीज हो गया। अब बात करेंगे, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो ये गुणनफल, ये दोनों मिटा देता हूँ, हाँ ये इतना रहेगा, इतने कॉन्सेप्ट हमको समझ नहीं आएंगे। चले ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मैसर की, HCF। अगर हम HCF की बात करें तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना भाई। हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतम या अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, फैक्टर का मतलब होता है भाग देने वाली संख्या। ठीक है भाई, ये चीज होता है। फिर अगर HCF के बारे में हम बात करें तो HCF को हिंदी में बोलते हैं मैसर। मैसर का फुल फॉर्म की बात करें तो महत्तम समापवर्तक आ गया, समापवर्तक, ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं, ये HCF का फुल फॉर्म है। यहां पर देखो भाई, इस
शब्द का मतलब ये सारे निकल के आते हैं। कॉमन का मतलब वरिष्ठ, कॉमन का मतलब होता है सेम चीज, सेम चीज। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स वाई प्लस का वाई जेड है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में सेम क्या है तो आप कहोगे वाई, तो वाई ही क्या है, कॉमन। वाई क्या है, कॉमन है। समझ में आया कि नहीं आया? सेम चीज को ही कॉमन कहते हैं, सेम चीज को क्या कहते हैं, कॉमन। सेम, सेम को ही क्या कहते हैं, अरे भाई घर वाला सेम नहीं जिसका सब्जी बनाते हो, सेम मतलब उसके जैसा, सी ठीक है, ठीक है ना भाई। सेम चीज को ही क्या बोलते हैं भाई, कॉमन बोलते हैं। भाग देने वाली संख्या, अभी हम लोग ये जानेंगे कि हम भाई हमें HCF क्यों पढ़ना पड़ा, क्यों जानना पड़ा, क्या जरूरत पड़ा इसका, है ना भाई। तो आप लोग यहाँ तक देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना। बिल्कुल, चलिए ठीक है 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 भाई, ये चीज हो गया। तो भाई यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई HCF क्यों पढ़ना पड़ा? जैसे मान लो पहले जब आप छोटे छोटे थे, जब बच्चे 6 7 8 में पढ़ रहे थे, तो ऐसे आता था ना, मान लीजिए 18/90 आ गया, ठीक है भाई, 18/90 आ गया। कह दिया भाई कि 18/90 का सरलतम रूप लिखो या सरल करो। सरल का मतलब क्या होगा कि इस भिन्न को छोटा कर दो, इस भिन्न को छोटा कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? इसे ही बोलते हैं सरलतम रूप है, ठीक है ना भाई। तो भाई लेकिन शर्त ये है कि आप ऐसी संख्या से काटो कि एक ही बार में यह इतना छोटा हो जाए कि दोबारा किसी अन्य संख्या से छोटे करने की जरूरत ना पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई मैंने कहा सबसे पहले बार आपसे सुनो भाई, क्या सुनो कि ये जो आपको भिन्न दिखाई दे रहा है, इस भिन्न को छोटा करना है, लेकिन आप ऐसी संख्या से छोटा करो कि एक ही बैग में ये इतने ही छोटा हो जाए कि दूसरा किसी अन्य संख्या से छोटा करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। तो ये जो चीज कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन बताता है? HCF ही बताता है कि भाई मैं बताऊंगा, HCF कहता है मैं बताऊंगा कि आप किस ऐसी संख्या से काटो कि यह एक ही बार में इतना छोटा हो जाएगा कि दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझा कि यहाँ ये कौन बताता है? मैथ्स बताता है भाई, ठीक है ना भाई। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हो 18/90 1/5, क्या 1/5 से और भी छोटा कर सकते हो क्या इसे? तो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मैथ्स निकालोगे, कैसे निकाला जाएगा ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। समझ में आया नहीं आया? बस थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा, ठीक है ना भाई। हाँ, तो 1/5 मैथ्स भी 18 को ही बताएगा, कहेगा भाई कि 18 से आप काटो, वो ऐसा काटेगा कि दोबारा किसी दूसरे से काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है मैथ्स है। ये बात समझ में आया? ये सारी चीजों को जानने के लिए हमने क्या पढ़ा? मैथ्स पढ़ा। बात क्लियर हुआ भाई? बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका मैथ्स होगा, स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लेसन लेंगे, लेसन। लेसन आ जाते हैं, लेसन को बोलते हैं LCM। LCM को फुल फॉर्म बोले तो लीस्ट या लोवेस्ट, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट या लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? न्यूनतम या कम से कम। ठीक है भाई, कॉमन का मतलब आप अच्छी तरीके जानते हैं, वनिष्ठ होता है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? पहाड़ा, जिसे हम टेबल कहते हैं। लेसर की अगर मैं बात करूं तो लेसर होता है लेसर लघुत्तम समाप्त होता है, लघुत्तम समाप्त।
चलिए जी ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चले, रुक जाइए थोड़ा सा, लेखनी हाँ इसको समझ लेते हैं भाई। लेसर को समझना है भाई, लिस्ट या लोकेस्ट का मतलब न्यूनतम या कम से कम, उपनिष्ठ, पहाड़ा जो भी है वगैरह वगैरह। अब बात ये करेंगे कि भाई लेसर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा, तो इसको समझो। जैसे मान लो मैं अगर कहूं कि 2 और 3, 2 और 3, मैं बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत छोटा एग्जांपल, 2 और 3 से, ठीक ना, आप बताओ, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या बताओ कि उस संख्या को 2 भी काट दे और 3 भी काट दे, ठीक है, ऐसा आ गया। फिर मान लो 5 आ गया और 7 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है ना भाई, कि ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है ना, जिसको 5 और 7 दोनों काट सकते हो, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 और 3 दोनों काट सकते हैं। हमें उन संख्याओं के बारे में जानना है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ बिल्कुल, हाँ। तो ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथड। कैसे, ये क्या बोला भाई, कह रहा भाई पहाड़ा पढ़ो, क्या पढ़ो, पहाड़ा। यहाँ तो पहाड़ा बोला ना भाई, बिल्कुल बोला, तो आप पढ़ो ना, पढ़ो, कहाँ है, पढ़ो, यहाँ पढ़ो। 2 को 2, 2 दूना 4, 2 के 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 18, 2 दाई में 20, ये हो गया। फिर 3 के 3 हो गया, 3 में 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, 3 और 27, 3 दाई में 30 हो गया भाई। क्लियर है भाई? बिल्कुल। अब कह रहा है कि इन दोनों पहाड़ों में आप एक चीज नोटिस करो कि कौन कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, सेम चीज है। तो 6 6 सेम है, 12 12 सेम है, ठीक है, और 18 18 सेम है। समझ में आया कि नहीं आया? 6 6 मतलब इन दोनों के पहाड़ों में 6 6 सेम है, 12 12 सेम है, 18 18 सेम है। कह रहा है कि यही जो आपको सेम सेम संख्या दिख रहा है, यही सेम सेम संख्या 2 और 3 से कटेंगे, दोनों से ही कटेंगे, 2 और 3 दोनों से ही कटेंगे। इसके अलावा कोई ऐसी अन्य संख्या नहीं है जो 2 और 3 से कट जाए। समझ में आया नहीं आया? ये चीज होता है, ऐसी समस्याओं को जानना है तो हम लेसर पढ़ते हैं। समझ में? ऐसे ही 5 और 7, क्योंकि आप बोला कि भाई तो पहले आप ना अगर ये सारी चीज जानना हो, जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि 2 और 3 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं, तो कह रहा है कि अगर ये आपको जानना है कि कौन कौन सी संख्या है जो 2 3 से कटेगा, तो कह रहा है उसके लिए सबसे पहले पहाड़ा पढ़ो। पहाड़ा पढ़ लिया भाई, बिल्कुल मैंने पढ़ लिया। फिर कह रहा हूं कि उनमें कॉमन संख्याओं को ढूंढो, तो मैंने कॉमन संख्याओं को ढूंढ लिया, ठीक है भाई। तो कह रहा भाई जब कॉमन संख्या ढूंढ लिए तो वही संख्याएं ही उन दोनों से कटेंगी, और अन्य इसके अलावा अन्य कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनसे कट जाए, ठीक है भाई। ऐसे ही अगर 5 और 7 का भी जानना है तो कहेगा कि भाई 5 और 7 का क्या पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो। तो जब आप पहाड़ा पढ़ोगे, 5 का भी पहाड़ा पढ़ोगे, 7 का भी पहाड़ा पढ़ोगे। जैसे मान लो मैं 5 का पहाड़ा पढ़ूं, 5 के 5, 5 में 10, 5 के 15, 5 के 20, 50 25, 5 6 30, 5 से 35, ठीक ना भाई, 5 8 40, 5 45, 5 में 50, ये हो गया भाई। ऐसे 7 के 7, 7 में 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 49, 7 बटे 56, 7 9 63, 7 में 70 हो गया भाई। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों के पहाड़ों में 35 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है ना भाई। तो यही संख्या ही इन दोनों संख्याओं से कटेगा, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है जो इन दोनों से कट जाए। तो ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही लेसर बनना। समझ में आया भाई? ये बड़े पैमानों पर होता है, तो छोटी छोटी बातें हो गई। तो आपने सबसे पहले गुणनखंड जाना, गुणनखंड के बाद गुणनफल रूप जाना, गुणनफल रूप के बाद आपने लेसर मैसर के बारे में जाना कि भाई लेसर मैसर का फुल फॉर्म, एचसीएफ एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लेसर मैसर का फुल फॉर्म क्या होता है, तीनों उनके फुल फॉर्मों का मतलब क्या है। फिर उसके बाद मैसर लेसर पढ़ने की आवश्यकता जरूरत क्यों पड़ा, ये सारी चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, सीख लिया। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है भाई, कैसे छोड़ दे लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे क्या जा सकता है, ठीक है। तो आप कहोगे, ओ भाई वो भी मिटा दिए,
HCF और LCM। ठीक है भाई, HCF और LCM इन दोनों को हल करने के दो तरीके हैं। ठीक है ना भाई, HCF और LCM हल करने की कितनी विधियां? दो विधियां हैं। कितनी विधियां भाई? दो विधियां हैं। ठीक है भाई, पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। ठीक है ना, एक मिनट। तो दो विधियां हैं, इन दोनों विधियों के द्वारा मैसेज और लैसे को निकाला जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ हमें भाग विधि पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम केवल व केवल गुणनखंड विधि के द्वारा ही लैसे और गुणनखंड विधि के द्वारा ही मैसेज को निकालेंगे। पहले बहुत पहले भाग विधि था, लेकिन सिलेबस छोटा होने के कारण से HCF भाग विधि को मतलब भाग विधि वाला कॉन्सेप्ट निकाल दिया गया। समझ आया कि नहीं? पहले था लेकिन अब नहीं है। तो गुणनखंड विधि के द्वारा ही हम लोग यहाँ पर इस प्रश्नावली में लैसेट और मैसेज ये दोनों निकालना सीखेंगे। समझ आया कि नहीं? फिर उसके बाद आता है सत्यता की जांच। हमें बताया था सत्यता की जांच है, सत्यता की जांच है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सत्यता की जांच क्या होता है? सत्यता की जांच का मतलब ये हुआ कि आपने जो लैसे और मैसे निकाला है वो सही है या नहीं है, इसका जांच हम कैसे करें, इसका पता हम कैसे करें। समझ में आया कि नहीं? तो एक तरीका है, उस तरीका के द्वारा ही हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमने जो लैसे और मैसे निकाला है वो सही है या नहीं है। चलिए ठीक है, पहला तरीका दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। इसी को हम ये भी कर सकते हैं कि AB बराबर HCF AB गुणे LCM AB, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब अभी मैं सबको समझाऊंगा। या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मैसेज गुणे लैसे या HCF गुणे मैसेज, जो भी कर लीजिए, HCF गुणे LCM। कहने का मतलब क्या भाई, तीनों एक ही चीज को बता रहे हैं, कोई अलग अलग चीज नहीं है। कह रहा हूं कि भाई अगर आपको ये जांच करना है कि हमने जो लैसे और मैसे निकाला है ये सही है या नहीं है, तो उसके लिए कह रहा कि आप सबसे पहले उन दो संख्याओं का गुणा करो। किस दो संख्याओं का? जिसका लैसे और मैसे निकाल रहे हो। जैसे मान लो 6 और 20 हमारे पास है, 6 और 20 ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का हमें लैसे और मैसे निकालना है। ठीक है ना भाई, मान लो हमने निकाल लिया है, ठीक है, और उसका हमें जांच करना है, तो कैसे करेंगे? तो कह रहा भाई सबसे पहले आप उन दो संख्याओं का गुणा करो। यही बात ये भी बता रहा है, यही बात ये भी बता रहा है। दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है ना भाई, तो जो इधर का पक्ष बता रहा है वही सारी बातें ये भी तीनों लोग मिलकर के बता रहे हैं। समझ में नहीं है? तीनों सेम ही है, बस कहने का तरीका बस अलग है ना भाई। तो सबसे पहले आप उन दो संख्याओं का गुणा करोगे जिनका आपने लैसे और मैसे निकालना है भाई। तो लिखोगे 6 गुणे 20। फिर कह रहा भाई HCF जितना आया है उसका गुणा कर दो, LCM जितना आया है उसका गुणा कर दो। जब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद ये दोनों संख्याएं, इधर का संख्या और इधर का संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो आप समझ जाइए कि भाई ये लैसे और मैसे क्या है? एकदम सही है। इसका मतलब समझ में आ गया भाई। तो इस तरीके से हमने लैसे और मैसे पूरा हर एक चीज को समझा कि भाई लैसे और मैसे, देखो लैसे और मैसे निकालने के दो तरीके हैं, ये वाले भाग विधि, गुणनखंड विधि। भाग विधि को नहीं पढ़ना, गुणनखंड विधि पढ़ना। सत्यता की जांच क्या होता है? ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए भाई। ठीक है ना भाई, इस तरीके से ये किसी भी तरीके से आप करोगे, लिखोगे, सब कुछ सही है। मतलब ये है कि भाई आप उन दो संख्याओं का गुणा करो जिनका लैसे मैसे निकाले हो। पहले आप उनका गुणा करो, फिर लैसा और मैसा का गुणा करो, दोनों पक्ष अगर बराबर हो गए
तो हमारे चीज क्या होगा, एकदम सही है। ये बात तो समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है भाई। अब लास्ट में क्या है कि संख्या शून्य पे समाप्त तो होता है कि नहीं होता भाई, ये कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में से हम लोग कैसे निकालेंगे ये सारी चीज हम लोग अगली क्लास में सब कुछ एकदम अच्छे से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। फिलहाल के लिए आज क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। जय हिंद।